Dear students, I am Israrul Haq, lecturer English, teaching you class 12th English. We are at page number 78. I had already explained you in the first part, um, first half of the poem, और आज हम इसका सेकंड हाफ आपको एक्सप्लेन करेंगे. उम्मीद है आप बच्चों को इससे फ़ायदा मिलेगा. You know, this poem is written by Robert Frost, and this poem brings to us an experience of an apple picker. एक मेहनती इंसान जो सेब उतारने का काम करता है, वो कैसा महसूस करता है जब उसकी अच्छी फसल होती है, फिर वो सारा दिन काम करता है. तो ये उसी की एक्सपीरियंस यहाँ पर बयान की गई है. तो डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम शुरू करते हैं. Come to page number 78, line 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8th line. Again I start. What form, and I could tell what form of my dreaming was about to take. और मैं आपको बता सकता हूँ, अब मुझे नींद आ रही है क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ सेब उतार के. तो लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं क्या देखूँगा अपने ख्वाब में. मैग्नीफाइड एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर. तो मेरे ख्वाब में मुझे लगता है जैसे सेब बड़े बड़े नज़र आते हैं और सामने आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं. अपीयर सामने आते हैं, डिसअपीयर गायब हो जाते हैं. तो वो अब भी जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा एप्पल पिकर है, वो उस आइस ग्लास में से देख रहा है. स्टेम एंड, कभी उसे स्टेम एंड नज़र आता है इन सेबों का बड़ा होकर, और कभी ब्लॉसमिंग एंड, यानी जिस साइड से टॉप साइड होता है एप्पल का. एंड एवरी फ्लैक ऑफ रस्ट सेट शोइंग क्लियर. और मुझे इस आइस शीट में से साफ साफ नज़र आ रहा है जो सेबों पर लाल कलर के धब्बे होते हैं, निशानात होते हैं, तो वो मुझे दूर से नज़र आता है. माई instep arc my instep arc not only keeps the ache, it keeps the pressure of the ladder round. तो हमारे राइटर ये कहते, हमारे पोइट ये कहते, माई इंस्टेप आर्क. इंस्टेप आर्क का यहाँ पर क्या मतलब है? पाँव का अंदरूनी हिस्सा, यानी जो मूव करता है ऊपर नीचे, पाँव के सामने का हिस्सा जो टांग और पाँव को आपस में जोड़ता है, दैट इज़ इंस्टेप आर्क नॉट ओनली कीप्स द एक. मुझे उसमें दर्द महसूस होने लगा है. क्यों? वो सीढ़ी पर खड़ा है और इंस्टेप आर्क से ही उसने अपना बैलेंस बनाया हुआ है, डंडे पर खड़े होकर, सीढ़ी के हॉरिजेंटल डंडे पर खड़े होकर. इट कीप्स द प्रेशर ऑफ अ लैडर अराउंड, क्योंकि एक तो वो डंडे पर खड़ा है और फिर उसने इसी पर से अपनी बॉडी को बैलेंस भी किया हुआ है. आई फील द लैडर sway एज द बाउज बेंड. तो जब मैं सेब उतारता हूँ तो मेरे पाँव के नीचे जो सीढ़ी है वो इधर उधर झूलती है. सोए मतलब झूलती है. तो क्योंकि मैं टहनियों को, बाउज मतलब टहनियाँ, शाखों को पकड़ता हूँ, तो वो इधर उधर जब वो बैंड होती हैं, नीचे की तरफ आती हैं, तो मेरे पाँव से मेरा जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है. तो सीढ़ी इधर उधर हिलने लगती है. एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम द सिलार बिन the rumbling sound of load on load of apples coming in. और जो सिलार बिन है, यानी जिसमें मैं जमा कर रहा हूँ एप्पल्स, तो मैं सुन रहा हूँ आवाज़, जैसे जैसे उसमें ऊपर से और सेब जमा होते हैं, पड़ते हैं, लोड ऑन लोड होते हैं, तो उसमें से आवाज़ें आती हैं नीचे को गिरने की, गिर की आवाज़ आती है सेबों के नीचे जमा होने की, बॉटम की तरफ जाने की. For I had too much of apple picking. अब मैंने बहुत ज़्यादा सेब उतार लिए हैं. I am tired of the great harvest I myself desired. मैं चाहता था कि इस साल फसल बहुत अच्छी हो, हार्वेस्ट बहुत अच्छा हो, और बिल्कुल जो मैंने डिज़ायर किया था वैसा ही हुआ. लेकिन अब मैं ओवर टाइड हो गया हूँ, बहुत थक चुका हूँ इस ज़्यादा हार्वेस्ट से, क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है. There were 10,000 fruits to touch, cherish in hand, lift down and not let fall. लाखों, इस यहाँ पर जो ये है रिपीटेशन है, या हम ये कहते हैं अलाइट्रेशन है. There were 10,000 fruits, मतलब है हज़ारों फ्रूट्स ही फ्रूट्स है, इतनी ज़्यादा फसल है. cherish in hand, जो पहले मुझे हाथ में उतार के पकड़ने पड़ते हैं. lift down, फिर आराम से नीचे उतारने पड़ते हैं. not let fall, ताकि ये नीचे गिर न जाएं. क्यों?
for all that struck the earth, क्योंकि जो भी कोई सेब है जो नीचे गिर जाए ज़मीन पर, टकरा जाए ज़मीन से गिर कर, no matter if not bruised or spiked with stubble, हालांकि अगर वो ठीक भी नज़र आए, अगर उसको ज़ख्म ना हो, ब्रूस्ड मतलब ज़ख्मी ना हो, स्पाइकड उसे कट ना लगा हो, went surely to the cedar apple heap, लेकिन वो 2 नंबर के सेबों में चला जाता है। यानी सिडार एप्पल हीप मतलब सिडार एप्पल मतलब क्या होता है? सिडार एप्पल मतलब जूस, जो जूस बनाने के काम आता है, यानी वो एप्पल जो खाने का, यानी 2 नंबर। एज अ नो अर्थ, क्योंकि अब उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती अगर वो सेब सीधा ज़मीन पर गिर जाए। वन कैन सी वॉट विल ट्रबल दिस स्लीप ऑफ माइन, तो कोई देख सकता है, किसी को समझ आ सकता है ये बात कि मेरी जो अब मुझे नींद आ रही है उस पर किस चीज़ का असर पड़ सकता है। वॉट एवर स्लीप इट इज़, लेकिन यहाँ शायर को शक है कि मेरी नींद कितनी अच्छी होगी। वायर ही नॉट गॉन द वुड पैकर, तो यहाँ शायर को ख्याल आता है वुडचक का, वुड पैकर नहीं, वुडचक एक अमेरिकन स्काइरल टाइप जानवर है जो विंटर में पूरी लंबी नींद सो जाता है, जिस तरह के जो बेयर्स हैं, भालू हैं, वो जिस तरह विंटर में हाइबरनेशन में चले जाते हैं, वुडचक भी हाइबरनेशन में चला जाता है लंबी स्लीप में। तो जो हमारा पॉइंट है, एप्पल पिकर है, वो भी अब ये सोचता है कि अब मुझे आराम की नींद आएगी क्योंकि अब मैं अपना काम ख़त्म कर रहा हूँ। नाउ इट इज़ ऑटम सीज़न एंड देन आफ्टर कम्स विंटर, तो विंटर में अब लंबी स्लीप सोनी है। तो लेकिन उसे शायर है, क्या जब मुझे नींद पड़ेगी क्या ये उसी तरह की आरामदेह लंबी स्लीप होगी जिस तरह वुडचक की स्लीप है, या फिर लाइक हिज लॉन्ग स्लीप, स्लीप एज आई डिज़ायर्ड इट्स कमिंग ऑन, क्योंकि मैं वही देख रहा हूँ कि मेरी आंखें बहुत भारी हैं, मुझे लगता है कि मैं वुडचक की तरह लंबी स्लीप लूँगा। और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप, यह मुमकिन है कोई सीधी सादी ह्यूमन स्लीप हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये पोइम ख़त्म होती है एक ब्यूटीफुल इमेजरी के साथ और ब्यूटीफुल सिंबलिज़म के साथ भी। यहाँ पर ये भी है कि यानी जब काम ख़त्म हो जाता है तो ज़िंदगी का एंड हो जाता है और फिर आदमी लंबी स्लीप यानी मौत की नींद में चला जाता है। लेकिन यहाँ ये भी इसका सिंबलिज़म है, ये भी मीनिंग निकल सकता है कि जब आदमी बहुत अच्छी तरह खुश होता है अपने काम से, उसका जी भर जाता है, दिल भर जाता है, वो खूब खुश होता है, तो फिर उसे सुकून की, चैन की नींद आती है। तो यहाँ पर हम अपने एप्पल पिकर के लिए दूसरी बात ही बेहतर समझेंगे कि चैन की नींद वो सोना चाहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हियर एंड्स द पोएम and this will be followed by the comprehension. Okay, let it be next.